हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइब द ब्रीफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी। वेरी इम्पोर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रयोगात्मक पद्धति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो नियंत्रित वातावरण में किया गया निरीक्षण ही परीक्षण है। प्रयोगात्मक पद्धति में वातावरण पर पूरा नियंत्रण रखकर विषय की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राय बाल समूह या पाठशाला के विद्यार्थियों को परीक्षण के लिए चुना जाता है। परीक्षण के लिए एक विशिष्ट वस्तु चुन ली जाती है और उन सभी संबंधित वस्तुओं को उससे अलग रखा जाता है जो मानसिक प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सके। यह एक विशिष्ट वस्तु कोई मानसिक प्रक्रिया ही होती है। इस प्रकार नियंत्रित और उपयुक्त वातावरण उत्पन्न कर परीक्षण किए जाते हैं। उनके परिणामों को लिखकर लिया जाता है और फिर उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रकल्पना प्रयोगात्मक पद्धति जैसा ऊपर कहा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति है। एक वैज्ञानिक के सामने जब कोई समस्या आती है तो प्रारंभ का पद जो वो लेता है उसके हल का अनुमान बनाना होता है। इस अनुमान को प्रकल्पना कहते हैं। यह प्रकल्पना ऐसे तथ्यों की खोज की ओर दिशा प्रदान करती है जो प्रकल्पना हो या स्थापित कर दे या उसको त्याग दे। प्रकल्पना एक प्रश्न के से ही रूप के में होती है और बहुत संकीर्ण क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक अपने अनुसंधान की इस प्रकार से रूपरेखा बनाता है कि प्रकल्पना की सब मुख्य दशाओं का सीधा विश्लेषण कर सके। मुख्यतः यह अनुसंधान प्रयोग का रूप ले लेता है जो नियंत्रित दशाओं में किया जाता है। इन दशाओं में से एक परिवर्तन लाया जाता है और बाकी सब को कठोर नियंत्रण में रखा जाता है। ये जो विशेषताएं हैं प्रयोग में दोहराना संभव बना देती हैं। जब प्रयोग असंभव होता है तो अनुसंधानकर्ता दूसरी विधियों का प्रयोग करता है। मनोविज्ञान प्रयोग के ऊपर आधारित तो है परंतु इसमें सीमित नहीं है। अब है हमारे पास प्रयोगात्मक पद्धति को पूर्ण वैज्ञानिक रूप देने में कठिनाइयाँ, यानी कि जो कठिनाइयाँ हैं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की रूपरेखा विज्ञान की विशेषताओं के आधार पर ही बनाता है। एक अनुसंधान की जो आदर्श विशेषताएं हैं वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है? दशाओं का नियंत्रण। विज्ञान में दशाओं पर नियंत्रण रखना सरल होता है। वैज्ञानिक तापमान, दबाव, पदार्थ जिनका प्रयोग करता है इत्यादि पर नियंत्रण रख सकती है, किंतु विज्ञान के अनुसंधान में नियंत्रण रखना सरल नहीं है। ठीक है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और मानव व्यवहार को ही इतनी चल राशियाँ होती हैं कि प्रयोग द्वारा उन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता। इस कारण हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं जैसे नियंत्रण समूह विषय अपना स्वयं नियंत्रण करे तथा चल राशियों पर सांख्यिकीय नियंत्रण। फिर भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से पर्याप्त नियंत्रण सदैव समस्या बनी रहती है। सेकंड पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। यह भी एक मनोविज्ञान के लिए कठिन समस्या है। मनोवैज्ञानिक को वस्तुनिष्ठ इस ढंग से बुद्धि सीखना, थकान इत्यादि की परिभाषा देने में कठिनाई होती है। जो परीक्षा दी जाती है वह मनोवैज्ञानिक विशेष द्वारा ही दी जाती है और इस पर सब सहमत नहीं हो पाते। इनके अतिरिक्त मनोविज्ञान को परीक्षण इत्यादि का प्रयोग करता है, वह भी व्यक्तिगत आधार पर ही होते हैं। वह प्रत्येक दशा से उपयुक्त नहीं होते, नहीं उनके फल सर्वमान्य होते हैं। थर्ड पॉइंट है परिणामों का सत्यापन। आदर्श अनुसंधान ऐसा होना चाहिए कि वह दोहराया जा सके और उसके परिणामों का सत्यापन किया जा सके। मनोविज्ञान के अनुसंधानों में यह भी कठिनाई है कि उनके अनुसंधान को उन्हीं दशाओं में दोहराना लगभग असंभव है, क्योंकि जब ये दोहराए जाते हैं तो विषयों में अनुभव इत्यादि के कारण परिवर्तन आ जाता है। किंतु यह मानना गलत होगा कि इन कठिनाइयों के कारण मनोविज्ञान का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं होता। मनोविज्ञान का अनुसंधानकर्ता इन कठिनाइयों को दूर करने में लगा रहता है। वह जानता है कि उसके अनुसंधान का मूल्य उसी समय है, वह उस पूर्ण वैज्ञानिक विधि से अपने परिणाम निकाले। नेक्स्ट है समांतर समूह विधि। समांतर समूह विधि में क्या है कि कुछ मनोविज्ञान की समस्याएं प्रयोगशाला में सही अध्ययन की जा सकती हैं। इनको अध्ययन करने के लिए हम समांतर समूह विधि का प्रयोग करते हैं। हम 2 या 3 समूह को उन 4 में समान कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण होती है। फिर एक समूह जिसे हम प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, जो एक निश्चित अनुभव
दिया जाता है या उसके साथ विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जबकि अन्य समांतर समूह को इसका पता भी नहीं होता। कुछ काल उपरांत दोनों समूहों का परीक्षण किया जाता है और निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। हम यहाँ एक प्रयोग के वर्णन द्वारा इस विधि को और स्पष्ट करेंगे। प्रयोग क्या है कि विद्यालय के बालकों में यह देखना था कि परीक्षण में नकल कब अधिक करते हैं, जब उन पर कठोर अंत निरीक्षण होता है या साधारण अंत निरीक्षण होता है या कोई भी अंत निरीक्षण नहीं होता। इस समस्या का अनुसंधान की रूपरेखा यह बनाई गई है कि एक कक्षा का चुनाव किया गया, उनके विद्यार्थियों को 3 समूहों में बांटा, 3 समूह में बराबर संख्या में विद्यार्थी रखे गए। इन विद्यार्थियों का चुनाव इस प्रकार हुआ कि प्रत्येक समूह में समान संख्या के उच्च बुद्धि वाले, औसत बुद्धि वाले और निम्न बुद्धि वाले बालक थे। जैसे यदि प्रत्येक समूह में 10 बालक थे तो इनमें से 2 उच्च बुद्धि के, 2 निम्न बुद्धि के और 6 साधारण बुद्धि के चुने गए। बुद्धि के अनुसार विभाजन बुद्धि परीक्षण को देखकर किया गया। अब प्रत्येक समूह की परीक्षा अलग अलग ली गई। एक समूह का कठोर अंत निरीक्षण किया गया, दूसरे का साधारण तथा तीसरे का बिल्कुल नहीं। परीक्षा में विभिन्न समूहों में जिन बालकों ने नकल की उनकी संख्या ज्ञात की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि किस समूह में सबसे अधिक नकल हुई। परीक्षण के फलों का पता चला कि कठोर और साधारण अंतरिक्षण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नकल करने वाले की संख्या में न था। इससे यह पता चला कि अंतर्निरीक्षण का वह भी नकल करने से रोकने से महत्वपूर्ण होता है। ऊपर दिए गए प्रयोगों का ध्यान में रखने पर स्पष्ट हो जाएगा कि प्रयोग में प्रयोगकर्ता जानबूझकर कुछ चर में हेरफेर करता है। इसको हम स्वतंत्र चर कहते हैं और उन परिवर्तनों की माप करता है जो किसी अन्य व्यवहारिक विशेषता में होते हैं। इसको हम आश्रित चर कहते हैं। जानबूझकर जब प्रयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से हेरफेर करता है और उसे पता चलता है कि यदि उसका प्रयोग अभिकल्प ठीक ढंग से हुआ है तो इस प्रकार के परिवर्तन कुछ परिणाम प्रदान कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि वह कारण प्रभाव के संबंध को स्थापित करने का प्रयास करता है जो कि बड़े पैमाने पर उसी प्रकार की जनसंख्या के ऊपर लागू हो सकता है। इसको एक अन्य उदाहरण द्वारा और अच्छी तरह से समझाया जा सकता है कि प्रयोगकर्ता जानना चाहता है कि क्या ऊंचे सामाजिक स्तर से आए बालकों की बुद्धि अधिक होती है। अब यह विभिन्न सामाजिक स्तर से आए बालकों की बुद्धि अधिक होती है। अब यह विभिन्न सामाजिक स्तर के बालकों को लेता है और देखता है कि ऊंचे स्तर के, मध्य स्तर के या निम्न स्तर के समाज में आए बालकों की औसत बुद्धि लब्धि कितनी है। फिर इससे निष्कर्ष निकलता है कि समाज का स्तर बुद्धि की मात्रा जैसी बुद्धि परीक्षण उनसे मापी जाती है, उस पर प्रभाव डालती है। यहाँ पर समाज का स्तर स्वतंत्र चर है, हम इनसे जानबूझकर हेरफेर किया है। बुद्धि को माप आश्रित चर कहते हैं क्योंकि हमारे हेरफेर का इस पर प्रभाव पड़ा है। यह सामाजिक स्तर के अनुसार कम या ज़्यादा मापी गई है। ऊपर किया गया उदाहरण प्रयोग एक बहुत साधारण उदाहरण है। प्रयोग करते समय बहुत सी जटिलताएं उपस्थित हो जाती हैं। जैसे हमने ऊपर उदाहरण में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया कि बालक जो विभिन्न सामाजिक स्तर के लिए गए हैं, क्या उसकी आयु एक सी थी, क्या वह एक सा ज्ञान रखते थे, क्या उनके माता पिता दोनों जीवित थे इत्यादि। परिणाम की सततता को उसी समय स्थापित हो सकती है जब सामाजिक स्तर और बुद्धि के अतिरिक्त सब अन्य चरों पर नियंत्रण रखा जाए। ऐसा नियंत्रण रखने के लिए ही उपयुक्त प्रयोगात्मक अभिकल्प बनाने पर बल दिया जाता है कि यह कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इनमें से मुख्य का वर्णन हम यहाँ दे रहे हैं। अब है हमारे पास प्रयोगात्मक अभिकल्प। कैंपेल तथा स्टैनली महोदय के अनुसार 3 असली प्रयोगात्मक कल्प हैं: प्रवक्य परीक्षण, पाश्य परीक्षण, नियंत्रित समूह अभिकल्प या सोलोमन का 4 समूह अभिकल्प एवं केवल पश्च निरीक्षण नियंत्रित समूह परिकल्प। तो इसमें एक एक करके डिस्कस किया गया है कि पहला क्या है। पश्च परीक्षण नियंत्रित समूह अभिकल्प को चिर प्रतिष्ठित प्रयोग कहा जाता है। इसमें सब प्रकार के समान समूह को लिया जाता है जिसमें से एक समूह में स्वतंत्र चर में परिवर्तन लाया जाता है। उदाहरण के लिए एक कक्षा के विद्यार्थियों को 2 समूह में बेहतरीन ढंग से बांट दिया जाता है जिससे कि वह कोई नहीं कह सकता कि वह समूह के विद्यार्थियों में दूसरे समूह से कोई विशेष
विशेषताएं हैं। बेहतरीन बांटने पर यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों समूह में बराबर विद्यार्थी हों और किसी एक विधान से विद्यार्थियों को नहीं बांटा जाए। इस प्रकार के प्रत्येक विद्यार्थी को यह अवसर प्राप्त होता है कि वह किसी भी समूह में चुना जा सकता है। अब इन दो समूहों को यदि मनोविज्ञान का शिक्षण देना है तो एक को साधारण शिक्षण विधि द्वारा जो प्राय शिक्षक पढ़ाने में अपनाता है उस भांति देंगे, तो दूसरे को एक नई विधि से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नई विधि अथवा पुरातन विधि मनोविज्ञान में शिक्षण अच्छी होगी अथवा हमारा स्वतंत्र चर शिक्षण विधि है। दूसरे समूह में हमें इसमें परिवर्तन लाना है, इस कारण दूसरे समूह को हम प्रयोगात्मक समूह कहेंगे। और क्योंकि पहले समूह में कोई परिवर्तन शिक्षण विधि नहीं लाया गया तो इसे नियंत्रित समूह कहेंगे। हम शिक्षण देने से पहले दोनों समूहों का परीक्षण ले लेंगे, इसे हम प्राक परीक्षण कहते हैं। फिर एक सा पाठ दोनों को पढ़ाएंगे, पाठ्य सामग्री बराबर होगी, शिक्षक वही होगा, समय पढ़ाने का बराबर यथायथी, केवल पाठ्य विधि से परिवर्तन होगा। अब फिर परीक्षण लिया जाएगा कि हमें उच्च परीक्षण कहते हैं। अब दोनों पक्षों में या दोनों समूहों की उपलब्धि में अंतर आएगा, वह हमें यह बता देगा कि कौन सी विधि अच्छी है। यदि नई विधि द्वारा पढ़ाने में प्रयोगात्मक समूह की औसतन उपलब्धि नियंत्रित समूह से अधिक आती है तो यह परिणाम मान्य होगा, नई विधि अच्छी है कि नहीं। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि अभिकल्प निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि इसमें एक प्रयोगात्मक समूह भी ले लिया, नियंत्रित समूह ले लिया, स्वतंत्र चर परिवर्तन ले लिया, या प्रयोग से पहले ही स्थिति है वह स्थिति जब स्वतंत्र चर में कोई हेर फेर नहीं है, या प्रयोग के पश्चात की स्थिति। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यदि संभावित दशाओं में नियंत्रण रख लिया जाता है तब EA तथा CA में कोई भी अंतर X के कारण ही होता है। दूसरे दोनों अभिकल्प इस अभिकल्प के ही संशोधित रूप हैं। सोलोमन का 4 समूह अभिकल्प 2 समूहों को जोड़ देता है जिसका पूर्व परीक्षण नहीं हुआ है, और इस प्रकार के प्रयोगकर्ता दोनों मुख्य रूप से तथा अंतर रूप से परीक्षण पर डालने वाले प्रभावों को नियंत्रण में रखा जाता है। केवल पक्ष नियंत्रित समूह अभिकल्प में किसी पूर्व परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस अभिकल्प बेहतरीन इनसे बने हुए समूह होते हैं और यह विश्वास कर लिया जाता है कि दोनों समूह प्रयोगात्मक नियंत्रण बराबर होंगे। बधुआ प्रयोगात्मक चर पर नियंत्रण अनुसंधानकर्ता के हाथ में नहीं रहता। एक अच्छा उदाहरण विवाह का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर है। इस उदाहरण में विवाह स्वतंत्र चर है जबकि मानसिक स्वास्थ्य आश्रित चर। इस प्रयोग में विवाह पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सकता क्योंकि प्रयोगकर्ता यह नहीं कह सकता कि इससे विवाह करो या इससे विवाह नहीं करो। इस कारण उसे अपना अध्ययन जिस प्रकार के विवादित व्यक्ति उसे मिलेंगे उन्हीं पर करना पड़ेगा, अतएव अपने अध्ययन से सांख्यिकीय नियंत्रण लगाने होंगे, न कि प्रयोग संबंधी। प्रयोगात्मक पद्धति की उपयोगिता, यहाँ से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एस्टेट में और साइकोलॉजी के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से आप इसका ध्यान रखना कि साइंटिस्ट ने दिया, कहाँ दिया। तो उपयुक्त कुछ दोषों को देखते हुए मनोवैज्ञानिक द्वारा इस पद्धति को अधिक प्रयोग में लाया गया। इसमें परीक्षण के परिणाम अन्य पद्धतियों में कहीं अधिक शुद्ध पाए जाते हैं। इस पद्धति की वैज्ञानिकता के फलस्वरूप ही आज मनोविज्ञान का एक शुद्ध विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान के विकास में सबसे अधिक सहायता प्रयोगात्मक पद्धति ने पहुंचाई है। परीक्षणों की सफलता व उपयोगिता के कारण कुछ विद्वान तो आधुनिक मनोविज्ञान को परीक्षण माला मनोविज्ञान कहने लगे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान में क्षेत्र में प्रयोगात्मक पद्धति का जन्म और उसका उपयोग अभी थोड़े ही वर्षों पहले हुआ है। संसार में इसका उपयोग जो है सबसे पहले सर्वप्रथम वुंट महोदय ने 1879 में किया। ये सन आपको और ये मनोवैज्ञानिक का नाम इसमें याद रखना है। कौन से लैब में किया? लिप्जिंग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। उसके उपरांत प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में इतनी अधिक और शीघ्र उन्नति ही कि सामान्य मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान समान ही वह मनोविज्ञान एक आवश्यक अंग बन गया। यह पद्धति इतनी उपयोगी सिद्ध हुई कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के निष्कर्षों से भी सामान्य मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों की पुष्टि सम्यक मानी जाने लगी। इस प्रकार इस पद्धति का प्रयोग मनोविज्ञान के सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा। वैलेंटाइन के अनुसार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सर्वाधिक पहला
महत्व यह है कि वह हमारे मनोवैज्ञानिक तथ्यों और नियमों की जानकारी की वृद्धि करता है। यद्यपि यह विज्ञान अभी अपूर्ण है, फिर भी इनसे अपने अन्वेषणों और अनुसंधानों में अध्ययन की बहुमूल्य सामग्री को एकत्रित करता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से बहुत से ऐसे तथ्यों की खोज की गई है जो शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत मूल्यवान और उपयोगी है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा। नेक्स्ट जो हमारा है, आधुनिक युग में शिक्षा की प्राचीन धारणा बदल गई है। अब विद्यार्थियों को सूचना मात्र देना ही शिक्षा नहीं माना जाता। मार्गन के अनुसार शिक्षा बालक के जीवन का वह सर्वांगीण विकास है जिससे वह अपने सर्वोत्मुखी और समायोजित व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एक शिक्षक बालक के सर्वतोमुखी विकास में तभी सहायक हो सकता है जबकि उसके बालक की मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता आदि का पूर्ण ज्ञान हो। यह समस्त जानकारी हम मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। बालक के मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान में विविध प्रणालियों को अपनाया जाता है। उसके मस्तिष्क का अध्ययन उसके व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। चूँकि व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, इसीलिए प्राय उसमें प्रयोगात्मक पद्धतियों को ही अपनाया जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान परिस्थितियों की खोज करता है। उसमें से एक अध्यापक दक्षता पूर्वक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर सके। इसमें अध्यापक के कार्य की मानसिक और भौतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है और यह बताया जाता है कि अमुक मानसिक शारीरिक दशाओं में एक ही समयक अध्यापन संभव हो सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि एक अध्यापक शिक्षण में कैसे दक्षता प्राप्त कर सकता है। आधुनिक काल में बालकों की बुद्धि मापने के लिए मानसिक परीक्षण प्रणाली का विकास हुआ है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान इस प्रणाली में बहुत सहायता पहुंचाता है। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग बुद्धि मापने और ज्ञान लब्धि के मापने में बहुत अधिक किया जाता है। बालक की ज्ञान लब्धि को मापने के लिए पुरानी विधियों से यह पद्धति अधिक उपयोगी और वैज्ञानिक है। इसकी सीमाएं क्या होंगी पद्धति की? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यंत विस्तृत है, परंतु फिर भी शिक्षक का संपूर्ण क्षेत्र इसके विस्तार के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षा की बहुत सी समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक को प्रयोगात्मक पद्धति पर ही निर्भर रहना पड़ता है, किंतु वह मनोविज्ञान शिक्षक की समस्त कठिनाइयों के लिए समाधान प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन उसी प्रकार किया जाता है जैसे भौतिक विज्ञान में किसी भौतिक पदार्थ अथवा द्रव्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के विषयों का व्यवहार सदैव निश्चित परिस्थितियों में निश्चित प्रकार का होता है, अतः उनका अध्ययन करना सरल होता है, किंतु मानव के व्यवहार अनिश्चित होता है। यह एक प्रकार की समान परिस्थितियों में भी विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता देखा जाता है। अतः प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में भौतिक विज्ञान के समान निश्चित व दृढ़ नियमों में नहीं अपनाया जा सकता। हम ऐसे दृढ़ नियमों को बालकों की शिक्षा में नहीं अपना सकते जहाँ एक उत्पीड़क के प्रति विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की दूसरी कमी यह है कि परीक्षण के संचालन के समय विषयों के वातावरण व उसकी मानसिक दशाओं का पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसे अवधान पर परीक्षण करते समय हम विषय का ध्यान बहुत समय के लिए किसी विषय वस्तु पर केंद्रित करना चाहते हैं, किंतु हम इसके लिए पूर्ण विश्वस्त नहीं हो सकते कि पूरे परीक्षा काल में विषय का ध्यान उसी वस्तु पर केंद्रित बना रहे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में हमारे भावों और संवेगों का व्यवसायिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। परीक्षणशाला में कृत्रिम भावों और संवेगों को उत्पन्न करना अत्यंत कठिन है। यदि ऐसा संभव हो सके तो उनकी अनुभूति स्वाभाविक संवेगों में सर्वथा भिन्न होगी तथा उनके निष्कर्ष भी गलत होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका सम्यक अध्ययन करना अत्यंत कठिन होगा। ये आज का टॉपिक हमारे पास क्या था? एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, इसमें जो हमारा मेन जो क्वेश्चन है, एक तो डेफिनेशन है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, और एक हमारा बोन्ड 1879 में जो उसने अपनी लैब लिप्जिंग में बनाई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ध्यान से आप इस आज के आर्टिकल को स्टडी करना। थैंक यू।